हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी दोस्तों हम कराए हैं आपके लिए, और हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की दोस्तों सीरीज चल रही है। 3 पार्ट मेरे आ चुके थे दोस्तों, ये मेरा चौथा पार्ट है जिसका नाम है जनपद एंड महाजनपद। मैं आपको फ्रेंड्स हर वीडियो में बताता हूँ कि जो है ये जो वीडियोज़ हैं ये क्या आरआरबी एनटीपीसी नहीं, आपके जितने भी एसएससी एग्जामिनेशन है उसमें भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4 जनपद एंड महाजनपद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, हमने प्री हिस्ट्री आपको बता दिया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बता दिया है, वैदिक एज बता दिया है। हम बता रहे हैं जनपद, और इस जो चैप्टर है जनपद में, और इसके बाद दोस्तों आएगा मौर्यन एम्पायर। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। आयरन की डिस्कवरी होने से दोस्तों जो हमारा जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है ईस्टर्न यूपी और बिहार में, जहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड के लोग आकर रहे थे आर्यंस, वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि आयरन के आविष्कार से हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारी हाई हो गई थी एग्रीकल्चर करने के लिए। एग्रीकल्चर दोस्तों होने से क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज़ हो गई। मतलब कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनके पास जो है एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हो गया कि वो उनको यूज़ करने के बावजूद उनके पास काफ़ी बचता था। उस जो अनाज बचता था उसको वो लोग ट्रेड करते थे, जिससे धीरे धीरे करके उनको क्या हुआ, उनके पास काफ़ी पैसे हो गए और वो प्रॉस्पेरस हो गए दोस्तों। इसीलिए 6वीं सेंचुरी, जो 6th सेंचुरी बीसी है, उसको हम कहते हैं एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था दोस्तों, मैं बताया था, उसमें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुआ था, जो कि इंडस नदी के किनारे था। और जो दूसरा अर्बनाइजेशन है दोस्तों है वो गंगा बेसिन के पास है, जो कि यह है 600 बीसी के अराउंड जो है डेवलप हुआ था दोस्तों। 600 बीसी और 300 बीसी से 600 बीसी से 300 बीसी में लगभग 60 टाउन और सिटीज़ जो डेवलप्ड हुए थे। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड सेंटर थे दोस्तों वो था श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली, कपिलवस्तु, कुशीनारा, मगध, तक्षशिला, मथुरा, कोसाला, उज्जैन। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे उस समय, क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रेड काफ़ी होता था। वो इस वजह से क्योंकि जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ बचती थी वो वहाँ बाहर ट्रांसपोर्ट होती थी। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी जिसका हमारे पास ट्रेड होता था। हमारा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था दोस्तों, अब बार्टर सिस्टम नहीं रह गया था, बल्कि हमने अब कॉइन्स का इस्तेमाल भी हम करने लगे थे, जिसको कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। ध्यान रखिएगा, 600 बीसी के अराउंड हम पंच मार्क कॉइन्स यूज़ करने लगे। पंच मार्क कॉइन क्या था कि ऐसे सिक्के जिसके ऊपर जो है कभी कभी पेड़ों के पेड़ों के जो है पेड़ों का जो है मार्क होता था, कभी मछलियों का मार्क होता था, कभी पहाड़ों का मार्क होता था, तो वो होते थे पंच मार्क कॉइन्स। तो अब हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं पंच मार्क कॉइन्स जो है ट्रेड करने के लिए दोस्तों। एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हुआ, ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, लोग पास मनी आया, लोग अर्बनाइज हुए, जिससे क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। अब जो समाज था वो इक्वलिटी और ब्रदरहुड की तरफ चला था। क्यों? हम समाज बराबर क्यों हो रहा था? इस वजह से क्योंकि जब भी दोस्तों होता क्या था, जैसे जैसे हमारा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, वैसे वैसे दोस्तों हो क्या रहा था कि हम लोग को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही थी, चाहे वो ट्रेड संबंधित हो, चाहे व्यापार संबंधित हो, हर आदमी को एक दूसरे से ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जो सोसाइटी हुई वो इक्वलिटी, हर एक दूसरे को आदमी जो है भाईचारे की नज़र से देखने लगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस जब सेकेंड अर्बनाइजेशन जो डेवलप हुआ, इसमें नए धर्म जो आए थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है नए धर्म डेवलप हुए। इनके बारे में हम अलग से वीडियो लाएंगे, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में, आप लोग परेशान न होइए। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है दोस्तों, इसमें एक नया रिलीजन डेवलप हुआ जो कि पीस की बात करता था और सामाजिक एकता की बात करता था। ट्रेडर्स और मर्चेंट जो थे वो अपने आप को, जो वर्ना सिस्टम था, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको अपने आप से अलग कर लिए। क्यों? क्योंकि वर्ना सिस्टम में जो ट्रेडर्स और मर्चेंट थे उनको जो है लो क्लास पोजीशन थी, क्योंकि वर्ना सिस्टम में क्योंकि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई थी सेकेंड अर्बनाइजेशन में, इस वजह से बढ़ गई थी क्योंकि व्यापार बहुत होने लगा था। और ट्रेडर्स कहते थे जब हम ही सारा पैसा क्षत्रिय और ब्राह्मण्स को दे रहे हैं तो हम क्यों लो क्लास रहें, इसीलिए उन्होंने वर्ना सिस्टम छोड़ के जो है जो और धर्म है जैनिज्म बुद्धिज्म इनको अपना लिया था दोस्तों। इसलिए जो ट्रेडर्स हो गए थे वो न्यू हायर क्लास ऑफ सोसाइटी बन गए थे। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन दोस्तों डेवलप हुआ है 600 बीसी के अराउंड। अब दोस्तों जनपद कैसे बना, देखिए हो क्या रहा था, जब कृषि बढ़ रही थी, जब कृषि बढ़ रहा था दोस्तों, क्या हुआ, एक जगह पे लोग रहने लगे, सेटलमेंट बढ़ने लगा, जिससे क्या होने लगा, जब सेटलमेंट बढ़ने से क्या हुआ, जब एक जगह पे लोग रहने लगे तो उससे क्या हुआ, जनपद बनने लगे। और जनपद को जो कंट्रोल करता था वो होता था राजा, किंग।
धीरे धीरे क्या होने लगा दोस्तों, और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इस वजह से क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी दोस्तों, क्या हुआ, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो वो भी होने लगा, मतलब कि और जो है जो बेसिकली जो एरिया था राजा के अंदर वो और बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से महाजनपद का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि एंशियंट हिस्ट्री में कितने महाजनपद थे, तो दोस्तों 16 महाजनपद थे। उसमें हर महाजनपद की कैपिटल क्या है और आज मॉडर्न लोकेशन क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है अंगा महाजनपद, जिसकी कैपिटल उसमें चंपा होती थी, और आज जो मॉडर्न लोकेशन इसकी है वो मुंगर है, भागलपुर है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए महाजनपद था मगध, जिसकी कैपिटल होती थी राजगीर या गिरिराजा, और आज जो मॉडर्न लोकेशन है वो है गया और पटना। काशी दोस्तों जो है ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल काशी ही थी और इसकी मॉडर्न लोकेशन वाराणसी है। वत्स्या जो है महाजनपद दोस्तों, इसकी जो है कैपिटल उसमें कौशाम्बी थी और आज जो मॉडर्न लोकेशन है वो है इलाहाबाद। कोसाला जो महाजनपद है उसकी कैपिटल दोस्तों श्रावस्ती थी और आज जो लोकेशन है वो है ईस्टर्न यूपी। पंचाला जो है इसकी कैपिटल कंपिलिया या अचित छत्रा थी और मॉडर्न लोकेशन आज की वेस्टर्न यूपी है। कुरु जो महाजनपद दोस्तों, इसका जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ है और आज जो मॉडर्न लोकेशन है इसकी मेरठ और हरियाणा है। मत्स्य दोस्तों, इसकी कैपिटल विराटनगर है और इसकी मॉडर्न लोकेशन जयपुर है। छेदी जो है महाजनपद, इसकी कैपिटल जो है उसमें बांदा और सोतीवाटी थी और आज जो है इसकी मॉडर्न लोकेशन बुंदेलखंड है। अवंती दोस्तों, इसका जो महाजनपद है उसके कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती है और जो इसकी मॉडर्न लोकेशन वो एमपी और मालवा में है। बुंदेलखंड जानते हैं, बुंदेलखंड कहाँ पे है, यूपी में है। बुंदेलखंड कहाँ है दोस्तों, यूपी में है। ओके फ्रेंड्स, इलाहाबाद भी जा रहे हैं, इलाहाबाद भी कहाँ है, यूपी में है। सूर्यसेन जो है महाजनपद, उसकी कैपिटल मथुरा थी दोस्तों, मथुरा भी यूपी में ही है। गांधार जो है महाजनपद, इसकी कैपिटल तक्षशिला में है जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में अब है। कंबोज महाजनपद, इसकी कैपिटल पूंछा में थी जो कि आज हजारा कश्मीर में है। महाजनपद प्रतिष्ठान या पैठान, इसकी कैपिटल बांदा या सोतीवटी थी जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। वाजी महाजनपद दोस्तों, इसकी कैपिटल वैशाली थी जो कि बिहार में है, आज भी इसकी लोकेशन वैशाली ही है। और मल्ला महाजनपद दोस्तों, इसकी जो कैपिटल थी वो कोशीनारा थी और आज इसकी मॉडल लोकेशन देवरिया है यूपी में। तो ये दोस्तों से 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद ज़्यादातर जो महाजनपद दोस्तों वो मोनार्कियल नेचर थे। मोनार्कियल मतलब क्या है कि जो राजा होता था उसी का बेटा ही जो है वो अगला राजा बनता था, इसको कहते हैं मोनार्कियल। तो ज़्यादातर महाजनपद में मोनार्कियल नेचर था। कुछ महाजनपद में जो कैरेक्टर था वो ओलिगार्कियल था। ओलिगार्कियल क्या होता है, इसको बोलते हैं जनसंघा ही बोला जाता है इसको। तो ओलिगार्कियल क्या है कि यहाँ जो राजा होता था दोस्तों उसको पब्लिक लोग इलेक्ट करती थी और राजा जो है अकेले काम नहीं करता था, उसके हेल्प के लिए काउंसिल थे। मतलब पूरा इस काउंसिल जैसे आज नहीं है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरीके से उसको भी हेल्प करने के लिए काउंसिल था और राजा जो था वो इलेक्ट होता था। तो ऐसा एक महाजनपद इसका नाम है वाजी महाजनपद, जो कि लिच्छावियों द्वारा रूल किया था, वाजी महाजनपद ये वाला। बाकी ज़्यादा महाजनपद में दोस्तों क्या था, मोनार्कियल नेचर था, मतलब कि जो राजा था उसका बेटा ही अगला राजा बनता था। अब दोस्तों बात करते हैं मगध, क्योंकि मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था, क्योंकि मगध बहुत पावरफुल भी था इस समय। तो महाजनपद दोस्तों ये हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। सबसे जो पावरफुल महाजनपद जो उभरा वो था मगध। और मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी रूल की वो हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ भीमसारा। भीमसारा जो था ये हरियाणा डायनेस्टी का दोस्तों फाउंडर था और इसकी शादी जो हुई थी वो प्रसन्नजीत जो कि कोसाला का किंग था उसकी बहन से हुई थी। कोसाला जानते हैं, कोसाला महाजनपद, ये देखिए यह ना कोसाला महाजनपद। तो कोसाला महाजनपद के जो राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन से इसकी शादी हुई थी और इसने दोस्तों जो लिच्छावी किंग जो थे वैशाली के ना, वैशाली जो महाजनपद है वहाँ के जो लिच्छावी किंग थे ये वैशाली, ये वैशाली महाजनपद के जो किंग थे लिच्छावी, उनकी बेटी की से इन्होंने शादी करी थी। और दोस्तों अंगा को उन्होंने जीता था कैसे, ब्रह्मपुत्र जो है इसको हरा के जो है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं ब्रह्मदत्ता है, क्या है ये, ब्रह्मदत्ता तो इसको सही कर लिया आप लोग। ब्रह्मदत्ता को हरा के दोस्तों इसने अंगा को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अंगा देखिए महाजनपद है ना, पहला महाजनपद, ये अंगा को भी कब्जा कर लिया उन्होंने। तो बेसिकली आप देखेंगे ध्यान से, तो जो बिम्बिसारा था इसकी पॉलिसी कहती थी शादी करो और जो वीक रूलर्स हैं उनको हरा दो। तो ये तरीका था इसका अपने जो एम्पायर को बढ़ाने का। ओके फ्रेंड्स,
और दोस्तों ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का फॉलोअर भी था। उसके बाद आता है दोस्तों बिम्बिसारा का जो बेटा जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत ही मतलब कि तेज था और बहुत ही गुस्से वाला था। इसने अपने पापा ही को मार के जो है मगध पे कब्जा कर लिया था। प्रसन्नजीत से दोस्तों इसकी दुश्मनी हो गई थी। प्रसन्नजीत कौन थे जानते ही हो? प्रसन्नजीत था जिसकी बहन से बिम्बिसारा की शादी हुई थी। तो देखा जाए तो ये अजातशत्रु का मामू था। क्या लगा? अजातशत्रु का मामू लगा, क्योंकि इसने प्रसन्नजीत क्योंकि इसने अपने बाप को ही मार दिया था, तो इसीलिए प्रसन्नजीत से इसकी दुश्मनी हो गई थी। और इसीलिए प्रसन्नजीत से जो कि कोसला का किंग था इसकी लड़ाई हुई, जिसमें प्रसन्नजीत हार गए और आखिरकार कोसला पूरी से अजातशत्रु के कब्जे में आ गया। तो इसने अपने जो नाना थे जिनका नाम चेतक था, जो कि वैशाली के राजा थे, उनसे भी इन्होंने लड़ाई करी थी। नाना थे क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए लिच्छावी किंग की बेटी से इसकी शादी हुई थी बिम्बिसारा की। इसका मतलब अजातशत्रु का जो है जो वैशाली के किंग थे वो इनके नाना लगे। तो चेतक से दोस्तों इनकी लड़ाई हुई, और लेकिन अजातशत्रु को चेतक को हराने में बस 16 साल लग गए, और 16 साल बाद जो है अजातशत्रु ने वैशाली पे कब्जा कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बिम्बिसारा जो था वो शादी करके और जो वीक रूलर्स थे उनको हरा के कब्जा करता था, लेकिन जो अजातशत्रु जो थे वो लड़ाई ही करते थे, चाहे वो वीक हो चाहे वो तेज़ हो। इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, देखिए अजातशत्रु के पीरियड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुई थी वो थी उनके वही मगध के कैपिटल राजगृह में हुई थी, जो कि अजातशत्रु के पीरियड में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। दोस्तों जब आपको बुद्धिज्म पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो उसमें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो अजातशत्रु के पीरियड में ही हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं रूल ऑफ उदयन। उदयन जो था ये अजातशत्रु के बाद जो है मगध के जो अगले रूलर बने वो उदयन बने, और इन्होंने दोस्तों पटना में एक बहुत अच्छा किला बनाया था, जो कि सोन और गंगा नदी जहाँ मिलती है वहीं पर किला बनाया था, इसलिए क्योंकि वो लोकेशन जो बहुत अच्छा था आगे साउथ में जाने के लिए, या उनके जो सोल्जर्स थे उनको ठहरने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन था, इसलिए उदयन ने यहाँ पे फोर्ट बनाया था। दोस्तों हरियाणा का डायनेस्टी की बात दोस्तों आती है शिशुंगा डायनेस्टी। शिशुंगा डायनेस्टी जो है इन्होंने जब ये शिशुंगा डायनेस्टी के जो इसके जो फार्मर थे वो शिशुंगा थे, और इन्होंने अवंती जो महाजनपद है उसको हरा के मगध का हिस्सा बना दिया था यही शिशुंगा डायनेस्टी ने। ओके फ्रेंड्स, शिशुंगा जो थे उन्होंने शिशुंगा डायनेस्टी फॉर्म करी थी, और उसके बाद उनके बेटे आए थे कालाशोका जो थे वो शिशुंगा के बेटे ही थे। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्हीं के पीरियड में जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों वैशाली में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हुई थी अजातशत्रु के पीरियड में, और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो शिशुंगा डायनेस्टी के कालाशोका के पीरियड में हुई थी। अब दोस्तों शिशुंगा डायनेस्टी के बाद जो मगध पे जो कब्जा किया उन्होंने वो किया नंदा डायनेस्टी ने। नंदा डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रोल थे वो थे महापद्मा नंदा। दोस्तों ये माना जाता है कि ब्राह्मण टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग ये नॉन क्षत्रिय थे, लो कास्ट के थे इसका मतलब, और इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। इन्होंने कलिंगा को भी हरा के मगध को अपने कब्जे में ले लिया था। धनानंद जो थे वो नंदा के आखिरी रूलर थे। धनानंद जो थे वो उन्होंने पब्लिक पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाया था, तो इसके कारण जो है पब्लिक जो है नंदा डायनेस्टी को बड़ा अपोज करी थी कि इन्होंने काफ़ी टैक्स लगा दिया था, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने है पब्लिक का साथ लेके जो है नंदा को हरा भी दिया था, और फिर बना था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यहाँ पे मगध पे बनाया मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी दोस्तों हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अलेक्जेंडर जो है 326 BC में आया था, जब नंदा डायनेस्टी का रूल चल रहा था, तो उस समय आए थे। धनानंद जो थे वो उसमें रूल कर रहे थे। और दोस्तों ये जो अलेक्जेंडर जो आया था ये पर्शिया के जो बहुत बड़े एम्पायर थे मासिडोनिया और आर्केमेनिड एम्पायर, उनको हरा के आया था। और उसके बाद दोस्तों इसने तक्षशिला को हराया। तक्षशिला के बाद ये पंजाब की तरफ मूव किया। जैसे ही पंजाब की तरफ मूव किया दोस्तों पंजाब में थे पोरस से इनका युद्ध हुआ, जो कि कहा जाता है बैटल ऑफ हेडेस्पस 326 BC में हुआ था युद्ध। इसमें पोरस ने बहुत अच्छी तरीके से जो है अलेक्जेंडर से लड़ा, और अलेक्जेंडर को काफ़ी दिक्कत हुई पोरस को हराने में, इसलिए पोरस काफ़ी प्रशंसक हुआ, और उसने पोरस से कहा कि आप अपना जो है राज संभालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो भारत के अंदर मूव करने लगा। उसी समय किसी ने अलेक्जेंडर को बताया कि जो आप जा तो रहे हैं, लेकिन जो नंदा आर्मी मगध की है, जो कि इंडिया पे जिनका शासन है अभी, वो आप जो पर्शिया के जो मैसिडोनिया को हरा के आए ना, उनसे 5 गुना आर्मी है नंदा आर्मी के पास, जिसको सुन
सुन के जो है अलेक्जेंडर ने सोचा कि अलेक्जेंडर मतलब हारा नहीं था, उसने सोचा कि अभी मतलब पोरस को हराने के लिए उनकी आर्मी पहले से बहुत थक चुकी थी, तो इसीलिए उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो अब जाके दोबारा लड़े, इसीलिए जो है वो वापस चला गया अलेक्जेंडर। और 323 में जो है अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी, और 321 में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पब्लिक के साथ मिलकर जो है नंदा जो आखिरी रूलर थे उनको हरा दिया, और फॉर्म हुआ था मौर्यन डायनेस्टी। दोस्तों मौर्यन डायनेस्टी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को फॉर्म किया था। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जनपद और महाजनपद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।